सिंड्रोम का। तो ये किस कारण से हो रहा है और इसके फैलने का क्या लक्षण क्या है? इसका डिस्कवरी 1959 में किया था। इसमें एक प्लाज्मा फेरेसिस नाम की भी एक थेरेपी। आप बार बार बॉइल्ड वाटर का बोल रहे कि उपयोग करना है, तो हमारे आजकल हर घर में ही फिल्टर वाटर मौजूद है। तो फिल्टर चप्पल छूट जाएगी, पैर उठाने में दिक्कत है दोनों साइड से। अगर उसे मुंह में हवा फूकने के लिए बोलो तो दोनों अगर ठीक से वो हवा फुला पा रहे हैं। और है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को महिला को ये होता है तो वो कितना अफेक्ट करेगा? बहुत कॉमन सा चीज है डायबिटीज होना या हार्ट डिजीज होना, और शुगर का तो आम बात है। तो ये सब के लिए कितना अफेक्ट करेगा जीबीएस? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी? नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं पुणे के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में बहुत तेजी से फैलता जा रहा गिलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में। जीबीएस क्या है, क्यों होता है, कितना खतरनाक है ये, क्या ये एक महामारी का रूप ले सकता है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक, जिनका 20 वर्षों का अनुभव है एज ए फिजिशियन एंड चेस्ट डिजीज स्पेशलिस्ट, जो सारे सवालों के साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर अशोक। वेलकम सर, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी केसेस जैसे बढ़ रहे हैं पुणे, राजस्थान और वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी अभी केसेस देखे गए हैं गिलियन बेरे सिंड्रोम का। तो ये किस कारण से हो रहा है और इसके फैलने का क्या लक्षण क्या है? गिलियन बेरे सिंड्रोम या उसे गिया-बेरे सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। लगभग 1 लाख में से 1-2 लोगों को ही होती है। और इसका कारण अगर हम देखा जाए तो कोई इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया या वायरस का हमारे बॉडी में होता है तो उसके बाद में जो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज तैयार करती है फाइट करने के लिए। बैक्टीरिया जो बॉडी में आया है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी तैयार करती है। तो वो एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया है उसे मारना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ केसेस में वो बैक्टीरिया को मारते समय हमारा जो एंटीबॉडीज तैयार हुआ है वो हमारे ही नर्व सेल की लेयर जो होती है कवरिंग, उसे भी डैमेज कर देता है। उसकी वजह से फिर जो वीकनेस आता है या और अदर चीजें होती है, उस सिंड्रोम उन सब कलेक्टिवली जो सिम्टम्स आते हैं उसको कहा गया है कि गुलियन बेरे सिंड्रोम। ये गुलियन और बेरे नाम के 2 साइंटिस्ट लोगों ने इसका डिस्कवरी 1959 में किया था। तो उन्होंने इसका नाम दिया है गुलियन बेरे सिंड्रोम। और ये किन कारणों से फैल रहा है? जीबीएस का कारण अगर देखा जाए तो इसका मतलब अभी तक के रिसर्च में ये समझ में आया कि कोई कारण नहीं है इसका, किसी भी कारण से हो सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वायरस का, उसके बाद जो एंटीबॉडीज तैयार होती है तो उसकी वजह से होता है। और मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो देखा गया है वो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का जो बैक्टीरिया है, मोस्टली वो रॉ फूड में या अनकुक या अनबॉइल्ड फूड पार्टिकल्स में पाया जाता है या वाटर में पाया जाता है। तो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है अनकुक फूड और वाटर। जीबीएस को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? जीबीएस मेनली डायग्नोज करने के लिए पहले तो ये देखा जाता है कि उसे जो पेशेंट हमारे पास आता है उसका हिस्ट्री हम लेते हैं तो समझ में आता है कि उनको लगभग 1 हफ्ते पहले कुछ लूज मोशन हुआ था। लूज मोशन के बाद उनको वीकनेस आना शुरू हुआ। वीकनेस मोस्टली इस केस जीबीएस में देखा जाता है कि असेंडिंग टाइप का वीकनेस होता है। मतलब असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर तक, पैरों से ये वीकनेस धीरे धीरे शुरू होता है। पहले झुंझुनाहट, नमनेस और पैरों में दोनों, और ये दोनों तरफ सिमिलर होता है। पैरालिसिस में देखते हैं हम कि एक ही साइड में लकवा मार गया, लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि दोनों साइड में सेम तरीके से वीकनेस पैरों से शुरू होके धीरे धीरे ऊपर आके हाथों में या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स में, चेस्ट में ये सब वीकनेस आता है। इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ ये असेंडिंग पैरालिसिस है और ये जीबीएस हो सकता है। जैसे आपने बोला असेंडिंग पैरालिसिस है, और इसमें ये जो नर्व्स का है, इसमें कितना इफेक्ट करता है नर्व्स को? हमारे जो मांसपेशियां मसल है या जॉइंट के मूवमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है नर्व से। तो नर्व के ऊपर जो कवरिंग होता है उसे माइलिन शीथ बोलते हैं। वो माइलिन शीथ
को ये डैमेज करता है एंटीबॉडीज, हमारे खुद के एंटीबॉडीज। तो वो डैमेज होने के बाद हमें वो वीकनेस समझ में आता है, वीकनेस से ये समझ में आता है, जैसे चप्पल पहनते समय चप्पल पैर से छूट रही है, या फिर खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, पैर उठाने में दिक्कत हो रही है। ये सब चीजों से समझ में आता है कि नर्व में जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। और ये किन एज में ज्यादा देखा जा रहा है, बच्चों में या? मोस्टली ये यंगर और मिडल, वैसे तो ये अब वो 50s में ज्यादा कॉमनली देखा गया है स्टडीज में, लेकिन अभी जो केसेस पूना के अराउंड मिल रहे हैं उसमें मतलब यंग एज और 20 to 40 एज ग्रुप ज्यादा अफेक्ट हो दिख रहा है इसमें। अच्छा, जीबीएस के इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे पास? जीबीएस वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर इसका कैटेगरी अगर हम करें तो कभी कभी ये माइल्ड केसेस में अपने आप ही ठीक हो जाता है, और ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनमें असेंडिंग पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हुआ है। इन लोगों में तो इनिशियली इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, अगर लूज मोशन के पेशेंट आ रहे तो हम अपना कॉमन ओआरएस और लूज मोशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। जिनमें वीकनेस है उनमें इलेक्ट्रोलाइट रिकवरी के लिए सलाइन से इंजेक्शन। और जब ये असेंडिंग पैरालिसिस बढ़ते जा रहे समझ में आता है तो इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी होती है, आईवीआईजी बोलते हैं उसे, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। वो जो हमारे एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, ताकि वो हमारे नर्व्स को डैमेज ना करें। इसमें एक प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा फेरेसिस नाम की भी एक थेरेपी होती है, जिसमें कि जैसे डायलिसिस करते हैं ब्लड का, उसी तरह से ये जो एंटीबॉडीज तैयार हुई है उसे निकालने का काम करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोग्लोबुलिन ये मेन टारगेटेड थेरेपी है। बाकी सिम्टोमेटिक थेरेपी में अगर ऑक्सीजन लग रहा है, वेंटिलेटर लग रहा है, और एंटीबायोटिक है, कोई और इन्फेक्शन है, इस तरह का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और ये जो बीमारी है जो एग्जिस्टेंस बॉडी में जब हो रही है तो ये आगे फ्यूचर में भी इफेक्ट करेगी, अगर ठीक हो जाते हैं तो कितना इफेक्टिव है बॉडी में? ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी की टेंडेंसी एंटीबॉडीज क्रिएट करने की कैसी है। जैसे कि देखा गया है कि 1 लाख में से 1 या 2 ही लोगों में इस तरह से होता है, तो उन लोगों, जैसे कि अगर 1 लाख लोगों में अगर वो कैंपेलोबैक्टर जेजुनी का इन्फेक्शन हुआ है या कोई वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, तो सभी के सभी 1 लाख लोगों को ये सब जीबीएस नहीं होता है, गिलन बैरे सिंड्रोम नहीं होता है, 1-2 लोगों में ही होता है। तो इनमें चांसेस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कि आगे चल के इनमें अगर फिर से वो इन्फेक्शन हुआ तो होने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। और ये कितना ये पेंडेमिक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी ये हो रहे हैं कि ये महामारी का रूप ले लेगा, फिर से कोविड के हाँ, जैसा सिचुएशन ना आ जाए, तो ये क्या है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें ये देखा गया है, जैसे अभी रिसेंटली पूरा वर्ल्ड कोविड से उभरा है, तो सबके दिमाग में यही है, ट्रॉमा है उसका अभी भी, कि कोई भी बीमारी आ जाती है तो क्या वो कोविड की जैसी फैल जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि कोविड का रूट ऑफ ट्रांसमिशन और वो वायरस का लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट था, वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में डिजीज स्प्रेड करके, सिम्टम्स करके डेथ तक हो जाता था। गिलन बैरी सिंड्रोम के कॉजेज में जो बैक्टीरिया वायरसेस है उनका अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो लगभग ये 1 हफ्ते से 4 हफ्ते लेता है बॉडी में एंट्री करने के बाद सिम्टम्स आने में। अच्छा। और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी वाटर है या फिर इन्फेक्टेड कुछ फूड फूड। पार्टिकल्स है, अनकुक फूड है। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए कोविड का और जीबीएस का तो डिफरेंट है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम है कि ये कोविड जैसा स्वरूप ले, क्योंकि हम इसे तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेस है तो उसे प्रॉपर क्लोरिनेशन करके, वाटर को ट्रीटमेंट करके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अभी अनकुक्ड फूड है और वाटर से ये फैल रहा है, तो ये कितना, जैसे कि यहाँ पे पुणे हो या कहीं भी अभी इंडिया में स्टिल वाटर बहुत है, तो उससे डेंगू, मलेरिया ये सब भी हो रहे हैं। उस बीच में इसको निकालना कितना मुश्किल हो रहा है, मतलब एक पेशेंट के रूप में समझना कि ये डेंगू मलेरिया तो नहीं, या बुखार में ही आधा दिन चला जा रहा है। सिम्टम्स वाइज देखा जाए तो डेंगू मलेरिया के सिम्टम्स अलग तरीके से पेशेंट प्रेजेंट होता है, और ये जीबीएस का पेशेंट के सिम्टम्स अलग तरीके से प्रेजेंट होता है पेशेंट। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये सब, अगर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इन्फेक्टेड वाटर,
ऑलरेडी गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है, तो उससे और अच्छा स्ट्रेंथन किया जाए, जो इन्फेक्टेड वाटर है उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, तो ये बाकी इन्फेक्शन के साथ ये जीबीएस भी कंट्रोल में आ सकता है। और इसको जैसे अगर ये बात हुई सारी क्योर करने की, लेकिन प्रिवेंशन के रूप में हम क्या इस्तेमाल कैसे इसको रोक सकते हैं पहले ही? प्रिवेंशन में अगर देखा जाए तो अनकुक फूड है, रॉ फूड है, जैसे कि स्ट्रीट साइड में फूड्स है, अभी पर्टिकुलर किसी फूड का नाम लेके बोलेंगे तो तुरंत ही पब्लिक उसे अवॉइड करना शुरू कर देगी। तो यही मतलब हैंड हाइजीन है, अच्छे से अपने हाथ धो लो, साफ सुथरा फूड खाओ, अच्छा बॉइल्ड वाटर ठंडा करके पानी पियो, अनकुक फूड अवॉइड करो, अच्छा कुक फूड कर बॉईल करके कुक करके ही खाओ। ये सब प्रिकॉशन अगर ले तो बहुत सारे अदर देन जीबीएस अदर इन्फेक्शन भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, जो कि पेट से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फूड से रिलेटेड है। गुड। आप बार बार बॉइल्ड वाटर का बोल रहे कि उपयोग करना है, तो हमारे आजकल हर घर में ही फिल्टर वाटर मौजूद है। तो फिल्टर वाटर इफेक्टिव है या फिर उस वाटर को भी हम बॉईल करें और ठंडा करके इस्तेमाल करें? बॉइल वाटर बोलने के पीछे रीजन ये है कि अगर हम देखा जाए हमारा इंडिया का पॉपुलेशन हम्म। मोस्ट ऑफ द क्राउडेड और पुअर एरिया में जो लोग रहते हैं, शायद उनको एसेस नहीं होगा फिल्टर वाटर का। हम्म। इसलिए जो वाटर सोर्स उनको वो जहाँ जिस सोर्स से आ रहा है मे भी कंटेमिनेटेड होगा। हम्म। इसलिए मैसेज इस तरह से दिया जाना चाहिए कि जब लोग सुने तो उनको पता चले कि पानी बॉईल करके पीना है। अदरवाइज हम किसी बिजनेस को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए फिल्टर वाटर या फिर पैक ड्रिंकिंग वाटर। हम्म। सो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस दैट कि कोई भी पानी है तो उबाल के ठंडा करके पियो। हम्म। जीबीएस के इलाज के दौरान हमारा डाइट क्या होता है? जीबीएस के इलाज के दौरान डाइट वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशियस बैलेंस और हेल्दी डाइट तो सभी के लिए ऑल टाइम इट इज ऑलवेज गुड। तो ऐसा ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट अगर आईसीयू में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी इन्वॉल्व है, उसको अगर वेंटिलेटर सपोर्ट ऑक्सीजन सपोर्ट लग रहा है, तो फिर डाइट वहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब तक वो उन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। अभी ये मोस्टली हैम्पर कर रहा है आपके पेट को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, तो लूज मोशन में तो सॉफ्ट डाइट ही देंगे हम, हम्म। न्यूट्रिशियस डाइट देंगे। इसमें होता क्या क्या है, मतलब जैसे पेशेंट को अगर हुआ है, जैसे आपने बोला लूज मोशन होता है, हम्म, तो और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? लूज मोशंस है, वीकनेस है, हम्म। टिंगलिंग है, झुंझुनाहट है, हम्म। हेवीनेस है पैरों में, खड़े रहने में दिक्कत है, चप्पल पहन रहा है पेशेंट तो वो चप्पल छूट जाएगी, हम्म। पैर उठाने में दिक्कत है दोनों साइड से। अगर हम्म। उसे मुंह में हवा फूकने के लिए बोलो तो हम्म। दोनों ठीक अगर ठीक से वो हवा फुला पा रहे हैं या नहीं फुला रहे हैं। आंखें बंद करने के लिए बोलो दोनों तो ठीक से आंखें बंद हो रही या नहीं हो रही है। ये सब चीजों से हमें समझ में आता है कि किस टाइप का वीकनेस मसल्स में आ रहा है। और एक चीज और है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को महिला को ये होता है, हम्म। तो वो कितना अफेक्ट करेगा माँ को और बच्चे को, दोनों को, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को देखते हैं? पेशेंट को जब जीबीएस होता है तो उसका ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा वो वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। हम्म। अगर प्रेगनेंसी भी है तो जो कोर्स ऑफ इन्फेक्शन है बैसिला का एंट्री से एंटीबॉडी फॉर्म होने से वीकनेस आने से रेस्पिरेटरी फेलियर या आईसीयू में जब जाएगी तो ट्रीटमेंट वही रहेगा। लेकिन वही देखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में कुछ अलग ट्रीटमेंट है या फिर प्रेगनेंसी को ज़्यादा रिस्क है, ऐसा नहीं है। हम्म। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल ये प्रॉब्लम है और सिंड्रोम है, तो इसके लिए मैंने पूछा कि कहीं बच्चे के दिमागी स्तर पे कुछ इफेक्ट न करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि हम्म। मतलब प्रेगनेंसी में अगर जीबीएस होता है, माइल्ड फॉर्म में है और वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ट्रीटमेंट लेडी रिकवर होती है तो बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। और ज्यादा होता है तो शायद तो फिर दोनों को भी रिस्क है। ओके। हम्म। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अभी स्कूल गोइंग है, हाथ नहीं धोते हैं अच्छे से, और पानी भी नलके से पी लेते हैं, तो ये सब के लिए हमें कैसे पहले से तैयार रहना है, कि बच्चों को कैसे हम समझाएं? बच्चों को भी जिस तरह से हमने कोविड में हैंड हाइजीन या सैनिटाइजर स्टेरिलाइजर यूज किया है उसी तरह से बच्चों को भी खाने से पहले हाथ धोना है, बार बार मुंह को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन
फिकोरल रूट है, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर है या फिर फूड है या अनकुक फूड है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम एम्फेसाइज करें तो इन्फेक्शन की चांसेस कम है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं या फिर हम सब में से बहुत कॉमन सा चीज है डायबिटीज होना या हार्ट डिजीज होना। और शुगर का तो आम बात है, तो ये सब के लिए कितना अफेक्ट करेगा जीबीएस इन बहुत सब अच्छा पेशेंट। सवाल है। मैं एक एग्जांपल देके इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी पेशेंट को अगर अस्थमा है, मतलब ऑलरेडी सांस लेने से रिलेटेड बीमारी है, और जीबीएस में मसल वीकनेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल उसको वीकनेस है, उसको अगर वेंटिलेटर लग रहा है, तो ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत है, फिर से जीबीएस की वजह से भी मसल वीकनेस से सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है और टाइम लगता है रिकवरी में। और जिन लोगों को जैसे शुगर है, इन सब बीमारियों को हम कोमॉर्बिड कंडीशन, ऑलरेडी बीमार पेशेंट है उसको दूसरा और बीमारी हो रहा है, तो इसमें थोड़ा रिकवरी को टाइम लगता है। इसलिए ज्यादा रिस्क जोन में हाँ, ऑलरेडी ये सब रिस्क जोन में होते हैं पेशेंट, इन्होंने प्रिकॉशन अच्छे से लेना चाहिए। कोविड-19 का जो हमने वैक्सीन लिया है, जैसे बहुत सारे बीमारियों से जोड़ के देखा जाता है कि उसके वैक्सीन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या ये उस वैक्सीन से भी अफेक्टेड है ये? देखो, कॉजेज ऑफ जीबीएस में हमने जिस तरह से देखा कि बैक्टीरिया, जैसे कैंपेलोबैक्टर जेजुनी, वायरस, तो कोई भी वायरस हो सकता है, या फिर वैक्सीन बोल रहे हैं आप, तो वैक्सीन भी एक टाइप का वायरस या फिर कील बैक्टीरिया वायरस ही है। तो वो जब हमारे बॉडी में हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, वो एंटीबॉडीज कभी कभी हमारे नर्व्स को डैमेज करती है, और वो ज्यादा मात्रा में अगर करे तो जिस जो सिम्टम्स आते हैं उसे जीबीएस बोला गया है। तो ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन की बाद ही ये हो, दैट मे बी द रीजन, लेकिन हम उसे पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। ओके। जीबीएस पूरी तरह से क्यूरेबल है, और अगर एक बार हमें होती है तो फिर दूसरी बार होने के कितने चांसेस है? हाँ, ऐसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उसे प्रॉपरली अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं और आईवीआईजी से ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली ये पूरी तरह से रिकवरेबल है। जब पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड केस में प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में फिर शायद थोड़ा रिकवरी के चांसेस कम होते, इसलिए कुछ डेथ्स देखने को मिल रही है। अभी एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें ये भी आ रहा था कि जो 19 है उसमें रिपिटेटिव हुई है, और उसके लिए वैक्सीन मौजूद है अभी के टाइम में, लेकिन उस टाइम नहीं थी। तो क्या इसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन या कुछ ऐसे है कि मेडिसिन से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ठीक हो रही है, या फिर हाँ। जीबीएस के लिए अभी तो कोई ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है। हैंड हाइजीन है, बॉयल वाटर है, कुक फूड है, इससे ही वो प्रिवेंट होगा। और एक बार वो हो गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, तो बार बार उसके लक्षण आने की चांसेस कम रहते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे हम कोई कुछ हो रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम टेस्ट अगर कराते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उसमें कुछ देखा जा सकता है कि ब्लड टेस्ट में आता है ब्लड पहले? टेस्ट में हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट तो नहीं करते, लेकिन अगर जीबीएस के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए अगर टेस्ट करना है तो नर्व कंडक्शन स्टडी हम करते हैं। उसमें मसल का स्ट्रेंथ समझ में आ जाता है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये मसल वीकनेस की तरफ जा रहा है, मे बी ये जीबीएस हो सकता है। देन अर्ली हमें डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करके आईवीआईजी, अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फ्री में अवेलेबल भी कराया है, जो कि बहुत ही महंगा वाला होता है, और उसका एक डोज का कीमत लगभग 20-25 हजार रुपए है। अच्छा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी महाराष्ट्र जीपीएस के गवर्नमेंट ने लिए? तो अभी डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सभी को ये जिनको अगर ये लगता है आईवीआईजी, तो वो फ्री में दिया जाएगा। और बाकी जहाँ पर भी ये केसेस दिखने को आ रहे हैं, वहाँ के वाटर सैंपल टेस्ट करके उसके अंदर अगर ये बैक्टीरिया या वायरस दिखाई दे रहे हैं, तो वो वाटर को भी स्टेरलाइज करने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छी तरह से कर रही है। तो अभी के टाइम पे आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे इस जीबीएस से बचा जा सके? दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा कि जीबीएस ये कोई कोविड जैसी खतरनाक बीमारी है नहीं। अभी हम रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए, इसलिए हमें कोई भी नई बीमारी अगर आती है तो ऐसा लगता है कि ये क्या कोविड जैसा फिर से फैल जाए। बस आपको प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिस तरह से बोलते हैं कि
कंटिन्यूसली आप हैंड वॉश का प्रैक्टिस फॉलो करो, हैंड हाइजीन। और वाटर जो है कंज्यूम करने से पहले देखो कि वो वाटर साफ सुथरा है। आइदर यू कंज्यूम द बॉइल एंड कोल्ड वाटर या फिर पैक ड्रिंकिंग वाटर। और जो रॉ फूड है वो कंज्यूम करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अच्छा सा कुक बॉइल फूड भी कंज्यूम कीजिए। बस यही आप दर्शकों को हमारा सजेशन रहेगा। आप आपका क्लिनिक किधर होगा? जैसे हम अभी कुछ फील कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सडन कुछ आता है हमें, तो हम कैसे आपको कांटेक्ट करें, कहाँ कांटेक्ट करें आपको? नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक बलसोड़े, एमबीबीएस और एमडी पल्मोनरी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मेरा क्लिनिक है पुणे हेल्थ क्लिनिक नाम से, एमनोरा मॉल के पीछे है, एचडीएफसी एक्सिस बैंक के बाजू में, मारवाड़ी रोड, हडपसर, पुणे में। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि हमने देखा और जाना डॉक्टर से बात करके कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सलीके से हमें बताया कि जीबीएस क्या है, क्यों होता है, और इसके रोकने का बहुत सारे कारण हैं जो कि हम अच्छे से समझे और जाने। और पहला बात है कि क्योर तो हम हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बचे कैसे, इसके बारे में भी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपनी फैमिली को एक सुरक्षित लाइफ दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।